नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम 7 बजे देश तक इस वक्त का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। देश तक में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी दिल्ली से यह खबर है, जहां पर 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें, इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके आगे के लिए कोरोना को लेकर अपनी रणनीति तैयार की थी। और अब एक बार फिर से सभी सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लॉकडाउन पर भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। कोरोना पर बात के साथ लॉकडाउन पर भी मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी फीडबैक लेंगे, जिसके आधार पर आगे की रणनीति सरकार तय करेगी। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्रियों से बातचीत के आधार पर लॉकडाउन को लेकर सरकार अपनी रणनीति बनाती रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, जो पहले ऐलान किया गया है। अब मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की जा सके। और क्या खबर? देखिए, बिल्कुल आगे की स्ट्रेटेजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फीडबैक लेंगे। चित्रा, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि 20 तारीख के बाद जो है वो राहत दी जाएगी लॉकडाउन के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जहां पे कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित लोग नहीं हैं। अब उसके 7 दिन बाद जो है उसका एक रिव्यू होगा। तो ये 27 तारीख को मुख्यमंत्रियों के साथ जब वो बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसमें वो जरूर फीडबैक लेंगे और लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से राहत दी गई लोगों को, उसका क्या फीडबैक है, क्या राहत के कारण जो संक्रमण से पीड़ित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी तो नहीं है, उसको लेकर भी लेंगे। और साथ ही साथ माइग्रेंट लेबर एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि माइग्रेंट लेबर्स अपने अपने घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो उनको लेकर सरकार को कदम उठाना होगा। तो इन सब के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि विस्तृत चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बहुत शुक्रिया हिमांशु, पूरी जानकारी के लिए। देश में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकारों को करना है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें आगे की रणनीति तैयार करेगी सरकार। और अब लौटते हैं देश में कोरोना से जुड़ी हुई अहम खबरों की ओर, और आपको बताते हैं कि इस वक्त की सबसे ताजा जानकारी क्या है। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 20,000 के पार जा पहुंची है और आंकड़ा 20,471 तक हो चुका है। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद भी 452 के आंकड़े को छू रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है, इन सब के बीच 3,960 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, और ये देश को उम्मीदें देने वाली बड़ी जानकारी। जबकि देश में इस वक्त का ताजा आंकड़ा 20,471 लोग बीमार हैं। 20,000 से ज्यादा बड़ी ये तादाद है। लेकिन देश और दुनिया की बड़ी खबरें क्या है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं कुछ आंकड़ों की जुबानी, जो आपके लिए जानना बेहद अहम है, क्योंकि इसके जरिए आप समझेंगे कि हिंदुस्तान ने अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी तैयार की है और आगे अपने कदम कैसे बढ़ाना है। देश और दुनिया की बड़ी वो खबरें क्या है, एक एक करके आपको जल्दी से कोरोना से जुड़ी हुई हर अहम जानकारी आप देते हैं आंकड़ों की जुबानी। ये देखिए, देश की खबर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,221 मरीज, टॉप 5 इस वक्त भारत की जो बड़ी खबरें हैं कोरोना से, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि अरुणाचल, गोवा और मणिपुर कोरोना मुक्त हो गए हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम खबर है। ये तीनों राज्य मुक्त, जबकि 11 राज्यों में कोरोना से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। ये मामला सामने आया है, जो उन राज्यों की उम्मीदों को और ज्यादा बलवती करता है, आगे बढ़ाता है। संक्रमण के मामले में राजधानी दिल्ली में 2,156 से आगे निकल चुका है। जबकि गुजरात का आंकड़ा आप देखिए, गुजरात का आंकड़ा बड़ा हो गया है, 2,272, यानी कि गुजरात में आंकड़े बढ़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। जबकि केरल में 427 में से 323 मरीज स्वस्थ हुए हैं। केरल से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और अब दुनिया का हाल क्या है, उसके बारे में आप जानिए। विश्व में कोविड-19 से 1,79,035 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अपने आप में बेहद दुखद ये आंकड़ा, और इस पर अब तक रोक नहीं लग पाई है। अब तक वायरस से 25,78,275 लोग संक्रमित हैं। 25,78,000, 26 लाख की ओर यह आंकड़ा बढ़ता हुआ। जबकि अमेरिका में सबसे ज्यादा 45,343 लोगों की जान गई है। अमेरिका जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना दम भरता था, लेकिन वहां पर कोरोना के सामने वहां की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। इटली का आंकड़ा
648 मरीजों की मौत अब तक इटली में हो चुकी है। वहीं पांचवी बड़ी खबर दुनिया से यह है कि अमेरिका और इटली के बाद स्पेन में 21,717 लोगों ने दम तोड़ा है। तो ये बड़ी खबर देश और दुनिया की हमने आपको दी, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कोरोना को लेकर हिंदुस्तान में और दुनिया भर में किस तरह की स्थिति पैदा हुई है। लॉकडाउन का पालन करना, वहीं इसी के साथ ही पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है लॉकडाउन, जिसको लेकर बार बार सरकारों की ओर से कहा गया है कि इसका संपूर्ण पालन अगर आपने नहीं किया तो फिर हमारे लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन पुलिस के लिए यह चुनौती बनता जा रहा है। अलीगढ़ में पुलिस की टीम जब बाजार बंद कराने पहुंची तो लोग ईंट पत्थर के साथ पुलिस से ही भिड़ गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। अलीगढ़ पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है। देखिए। कोरोना वायरस हर रोज नई चुनौती के साथ ताल ठोके हुए है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। उधर कुछ हैं जो सिस्टम से भिड़े हुए हैं। ये तस्वीर अलीगढ़ कोतवाली के भुजपुरा सब्जी मंडी की है। पुलिस को घेरकर ताबड़तोड़ ईंट पत्थर बरसाए गए। बवालियों के हाथ जो लगा सब पुलिस पर उछाल दिया गया। जान बचाती पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पहले पत्थर का जवाब पत्थर से दिया, फिर आनन फानन में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इलाके को घेर लिया गया। पुलिस की तैनाती बढ़ी तो पत्थरबाज मौके से भाग निकले। जब दुकान को बंद कराया जा रहा था, 5 बजे बाद कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठा होकर फिर पुलिस को पथराव कर दी। यद्यपि उसमें किसी को चोट नहीं लगी और तत्काल स्थिति को 2 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लिया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करनी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पुलिस मार्केट को तय वक्त पर बंद कराने गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक वहां पहले से ही कुछ लोग आपस में उलझे हुए थे। जब पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर मार्केट बंद कराने की कोशिश की तो बात बिगड़ गई और फिर पुलिस ने भीड़ को निशाना बना दिया। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल बुरी तरह घायल है। 10 नामजद के खिलाफ FIR दर्ज कर धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। अलीगढ़ के ही जलालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। आक्रोश पुलिस की लाठी से घायल युवक की मौत के बाद फूटा। लोग आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अकरम खान के साथ शिवम सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं बल्कि लखनऊ सदर थाना कैंट क्षेत्र में भी पुलिस के साथ मारपीट का एक और मामला सामने आया है। मामला तब भड़का जब कुछ लोग लॉकडाउन तोड़ते हुए रेलवे क्रॉसिंग पार करके दूसरे इलाके में जाने की कोशिश कर रहे थे। गश्त कर रही पुलिस ने इन्हें रोका और फिर यहीं से बवाल भड़क गया। लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। हमला करने वाले उपद्रवी भी मौके से फरार हो गए। वहीं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आज भीड़ और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। हालांकि ये मामला तब भड़का जब राशन की कमी से जूझ रहे लोग सड़क को बंद किए हुए थे। रास्ता जाम करते भीड़ पर अचानक पुलिस के जवान टूट पड़े। भगदड़ मची। महिला पर पुलिस कांस्टेबल लाठी बरसाते कैमरे में कैद हो गया। महिला घर की तरफ दौड़ी, पुलिस वाला वहां भी आ धमका। परिवार के सदस्य और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक महिला पर लाठी डंडों से हमले की इस तस्वीर को कौन जायज ठहरा सकता है? ये भी सवाल है कि एक पुरुष कांस्टेबल महिला पर लाठी कैसे बरसा सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ अचानक हिंसक हो गई। पुलिस टीम पर हमला बोला, पत्थर फेंके। इस हमले में 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए।
पथराव के बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया। दरअसल मामला तब भड़का जब राशन की कमी की वजह से लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पहुंची और जब रास्ता खुलवाने की कोशिश हुई तो बवाल पड़ गया। सवाल उठता है कि इलाके में राशन की कमी वक्त रहते क्यों नहीं पूरी की गई? आखिर भूख से परेशान लोगों से कैसे लॉकडाउन का पालन कराएंगे? ऐसे में जरूरत संवेदनशील होने की भी है। नॉर्थ 24 परगना से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस से लड़ते देश में लॉकडाउन का पालन करना एक जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है पूरे देश में इसको तोड़ने की होड़ सी मची हुई है। लोग नियम तोड़ते हैं और जब कार्रवाई होती है तो उल्टे पुलिस पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। अगर उसका सर्जरी हुआ है, वो ड्राइवर है, मेरा कुत्ता है, मेरे बिना वो नहीं जाती है। यहाँ पे ये परेशान कर रहे हैं, आप बात करिए। हेलो। बीच सड़क पर पुलिस से बहसबाजी और हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। बहुत हैरेस कर रहे हैं। यहाँ सुबह 3 महिलाएं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हुई कार से चली जा रही थीं। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन टशन में महिलाओं ने पुलिस की एक नहीं सुनी। पुलिस ने वायरलेस मैसेज अगली पिकेट को भेजा, जहां उन्हें रोक लिया गया। फिर क्या था? आग बबूला लड़कियां कार से बाहर आईं और पुलिस की ऐसी तैसी करने में जुट गईं। बिना बैच के आप खड़े हुए, बिना बैच के आप खड़े हुए, आपका वर्दी तक खत्म नहीं है आप। महिलाओं का कहना था कि वो अपने बीमार डॉगी को लेकर अस्पताल जा रही थी। यहाँ पर ये जो देख सकते हैं कि ये इस इलाके में रोका गया है इन्हें, और बाकायदा पुलिस वालों का कहना है कि 3-3 महिलाएं गाड़ी लेकर के चल रही थी। हालांकि इनका डॉगी बीमार था और ये कह रहे हैं कि इनके पास वो पर्चा भी है जो ये लेकर के डॉक्टर के पास जा रही थी। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि नहीं, इनके पास पास है और इनके पास लोग ज्यादा एक गाड़ी में सफर कर रहे थे। ये तस्वीरें पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां राशन नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर आईं। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद नेता भी यहां अपनी सियासत चमकाने पहुंच गए, जिनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और लॉकडाउन तोड़ने का मामला दर्ज किया गया है। ये लोग खुद उतरे हैं, हमें क्या मतलब है? सड़क पर देखो, इन लोग को राशन नहीं मिल रहा है तो इन लोग क्या करेगा? पैसा नहीं है इन लोग के पास, क्या करेगा? आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं, हम पब्लिक की तरह हम देख रहे हैं। वाराणसी में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ पर लोग बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खरीदारी कर रहे थे। क्रिकेट के शौकीनों को भी लॉकडाउन रास नहीं आ रहा। बाराबंकी में स्थानीय बीजेपी नेता ने क्रिकेट मैच का आयोजन किया तो हावड़ा में भी बच्चों ने खूब चौके छक्के उड़ाए। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए इसे लागू किया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग इसे मानें ताकि कोरोना को हराया जा सके। लखनऊ से कुमार अभिषेक और पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की एंट्री गाजियाबाद और नोएडा में बंद कर दी गई है। ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। कानून तोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि जिन्हें पास मुहैया कराया गया है वो बॉर्डर पार कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते हॉटस्पॉट को देखते हुए अब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यहाँ पुलिस का सख्त पहरा है। बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग की जा रही है। नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। गाजियाबाद में आज 1194 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि 23 वाहनों को सील कर दिया गया।
नियम तोड़ने वालों से 49,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कोई भी शख्स गाजियाबाद से दिल्ली नहीं जा सकता और दिल्ली से गाजियाबाद नहीं आ सकता। पुलिस कितनी सख्त है आप देख सकते हैं कि इस वक्त कबीरनगर इलाके में हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। मंगलवार को बॉर्डर सील होने का फरमान जारी होने के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट दी गई है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा मीडिया कर्मी भी हैं। लेकिन गुरुवार से मीडिया कर्मियों को भी तभी एंट्री मिलेगी जब वो पास दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। जिला अधिकारी जो नोएडा के जिला अधिकारी हैं, उनके नए आदेश के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जगहों पर बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड 1 पर पहले गाड़ी को रोक लिया जा रहा है। वैलिड रीजन समझने के बाद या पास होने के बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जाता है। उसके बाद आगे जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार नजर रखते हैं। बॉर्डर सील होने का असर कई जगहों पर देखने को मिला। दोपहर में सघन चेकिंग के कारण कई बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें भी दिखाई पड़ी, लेकिन सुबह ज्यादातर बॉर्डर पर ट्रैफिक सामान्य रहा। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर किस तरह के हालात है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दरअसल सख्ती काफी है क्योंकि जिस तरह से पेशेंट्स काफी आ गए हैं गाजियाबाद में, और वो भी वो पेशेंट्स जो दिल्ली से पेशेंट्स आए, इसको लेकर अब यहाँ पर स्थिति जो है थोड़ी विकट होती जा रही है। जिनके पास आई कार्ड है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा जिनके पास आई कार्ड नहीं है। और जाहिर तौर पर ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी से कुछ लोग उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस सभी का पासेस देख रही है, आई कार्ड देख रही है। जिनके पास आई कार्ड या पासेस हैं उनको जाने दिया जा रहा है। गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना के हॉटस्पॉट तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा आवाजाही रोकने के लिए बॉर्डर सील किए गए हैं। लॉकडाउन और सीलिंग को और सख्त इसलिए किया जा रहा है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। गाजियाबाद से मयंक गौड़, पुनीत शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, आज तक। राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से फैसला ले रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है देश के 10 वो बड़े राज्य कौन से हैं जो संक्रमण के काल में सबसे ऊपर देश के तमाम दूसरे राज्यों से, जिनके लिए चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं, उनके बारे में जल्दी से एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का। वो आंकड़ा आपके सामने हम रखेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में कुल केस 5,221 के हैं, 251 लोगों की जान गई है। उसके बाद गुजरात, दिल्ली से ज्यादा गुजरात में मामले हो गए हैं, 2,272, 95 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में 2,156 का आंकड़ा, 47 लोगों की जान चली गई है। ये कुल केस हम आपको दिखा रहे हैं और किस राज्य में कितनी मौतों का मामला सामने आया है, जो अपने आप में बेहद दुखद। इन 3 राज्यों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसको हटाकर अब बाकी आगे के राज्य। चौथे नंबर पर राजस्थान, 1801 केस सामने आए हैं, 25 मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 1592 मामले सामने आए हैं, 80 लोगों की जान मध्य प्रदेश में। इंदौर बड़ी चुनौती बना हुआ है। तमिलनाडु 1596 मामले सामने आए हैं, 18 लोगों की जान चली गई है। जबकि उसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की, देश का सबसे बड़ा सूबा, 1412 केस यहां पर सामने आए हैं, 21 मौतें हुई हैं। जबकि तेलंगाना में 545 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में 813 केस, 24 मौतें हुई हैं। केरल में 427 केस सामने आए हैं, 3 लोगों की जान चली गई है। केरल में सबसे पहला मामला देश में कोरोना का सामने आया था। हालांकि वहां पर स्थिति को सामान्य करने में वहां की सरकार कामयाब हो रही है। और बाकी राज्यों के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती, जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी चुनौती जो बनी हुई है वो महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए और उसके बाद राजधानी दिल्ली के लिए। इन सब के बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर्स से मुलाकात की है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में जान हथेली पर लेकर दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टरों की जान हिफाजत करने का भरोसा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है। बार बार डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आज रात 9 बजे सांकेतिक विरोध का फैसला लिया था। लेकिन गृह मंत्री के सुरक्षा भरोसे के बाद डॉक्टरों ने विरोध का फैसला टाल दिया। गृह मंत्री ने संक्रमण के इस काल में डॉक्टर्स के काम की जमकर तारीफ की। तो जान बचाने वालों की जान की हिफाजत का पूरा भरोसा गृह मंत्री की ओर से दिया गया है। गृह मंत्री के आश्वासन के कुछ देर के बाद ही केंद्र सरकार ने मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर नए अध्यादेश का ऐलान किया। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी, 1 साल में फैसला भी आ जाएगा। 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है।
शहर बेशक अलग अलग हैं, लेकिन हमला झेलने वालों का कर्तव्य और धर्म एक ही है, बीमार और जरूरतमंद मरीजों का इलाज, वो भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। कोरोना काल में कोरोना कर्मवीर बनकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है और हमला करने वालों को साफ कह दिया, अब और बर्दाश्त नहीं। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव करते हुए अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से मंजूर करते हुए लागू कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज ये जानकारी दी कि अगर हमलावरों ने स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ी या किसी दूसरी चीज का नुकसान किया तो उनसे बाजार वैल्यू से दुगनी कीमत वसूल की जाएगी। समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। अंग्रेजों के जमाने में बने 123 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव करके सरकार ने एक साथ 2 संदेश दिया। पहला ये कि धरती पर डॉक्टर के रूप में इन फरिश्तों की सुरक्षा के प्रति वो दृढ़ संकल्प है, और दूसरा ये कि इंसान की शक्ल में हमला करने वाले शैतानों का इलाज ऐसे ही सख्त फैसलों से होगा। दिल्ली से पोलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। तो फरिश्तों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने 2 टूक कह दिया है। आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर से यह खबर है जहां पर इस साल अमरनाथ यात्रा को टाल दिया गया है। कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ 42 दिनों के लिए 23 जून से होना था और इसका समापन 3 अगस्त को होना था। इसके बारे में पहले ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई थी, लेकिन अब इस यात्रा को टाल दिया गया है क्योंकि देश में जिस तरह के हालात हैं, कोरोना को लेकर संक्रमण काल का ये दौर 3 मई तक के लिए तो संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। उसके आगे की स्थिति क्या होगी, ये समीक्षा के बाद ही भारत सरकार तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा को टाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर में ये अमरनाथ यात्रा इस साल आयोजित नहीं की जाएगी। लाखों की तादाद में आपको बता दें कि लोग पहुंचते थे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन अब इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है। उधर रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बहस छिड़ गई है। आज ममता सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि बंगाल को केंद्र से कोरोना मामले में जांच के लिए कोई मदद नहीं मिल रही। वहीं दूसरे राज्यों ने रैपिड टेस्टिंग किट को फिलहाल रोक दिया है। उम्मीद की गई थी चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कर तेजी से कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी, लेकिन राजस्थान में किट की गड़बड़ी पकड़ी गई और आईसीएमआर ने तुरंत इस पर रोक लगा दी। ये रोक कम से कम अगले 24 घंटे तक लागू रहने वाला है। राजस्थान को 10,000, गुजरात को 24,000, दिल्ली को 42,000, यूपी को 30,000, वहीं पंजाब को 10,000 किट्स दिए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की रोक के बाद तमाम राज्यों ने रैपिड टेस्टिंग टाल दी है। जो पॉजिटिव थे पीसीआर टेस्ट में, उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट, तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट को और हमने आईसीएमआर को लिख के दिया, लेकिन बाद में आईसीएमआर ने शाम को पूरे देश में इस टेस्ट को रोक दिया। उधर पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार पर खराब टेस्टिंग किट मुहैया कराने का आरोप लगाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट से जांच रोक दी गई है। आरटीपीसीआर किट में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई, जबकि एंटीजन किट बंगाल में सप्लाई ही नहीं की गई है। बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि अब तक आईसीएमआर और एनआईसीईडी की तरफ से कोविड-19 की जांच के लिए कोई किट नहीं दी गई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? দেখুন, র‍্যাপিড টেস্টিং কিটস যা পাঠিয়েছিল সব উইথড্র করে নিয়েছে। কেন? উইথড্র করার জন্য অ্যাডভাইজারি এসেছে।
তার মানে যা দিয়েছিল তার টোটালটাই উইথড্র, তার কারণ ডিফেক্টিভ, কার দোষ? कोरोना रैपिड टेस्ट किट को लेकर उठ रहे सवालों पर चीन की ओर से सफाई भी आई है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि चीन निर्यात किए गए चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देता है। संबंधित भारतीय एजेंसी के साथ हम संपर्क में हैं और हर आवश्यक मदद की जाएगी। दरअसल रैपिड टेस्ट किट के नतीजों को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय टीमें इस टेस्ट के नतीजों की गंभीरता से जांच कर रही है। इस किट का भविष्य इस जांच रिपोर्ट पर ही टिका हुआ है। आज तक ब्यूरो। सियासी लड़ाई से इतर देश के इन नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम लड़ाई हमारी कोरोना से है। जड़ से खत्म करने के लिए देश का एकजुट होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।